मैं चुप रहा, हाथ स्टीयरिंग पर थे मगर दिमाग किसी तरह काबू में नहीं था और दिल धड़क रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाला हूँ। लेकिन मैं कुछ कर ना सका। दिल ने हाथ रोक लिया। जमीर ने एक आखिरी बार चेतावनी दी, तुम किसी की जान लेने जा रहे हो। घर बस कुछ याद आ गया। रात को वह सो गई। मैं छत पर बैठा रहा, बेहद चुप। अंधेरे में एक मक्खी बार बार मेरे पास आती रही, जैसे बार बार याद दिलाने आई हो कि गंदगी कहाँ है। मैं किसी की जिंदगी खत्म करने वाला था, लेकिन मेरे दिल का जहर अभी भी ज्यों का त्यों मेरे अंदर ऐसे ही था। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, बस एक दिन के लिए टल गई थी और शायद अगले दिन मैं और ज्यादा कमजोर हो जाऊं। उस रात छत पर देर तक बैठा रहा। अंधेरे में रोशनी की एक भी लकीर नजर नहीं आ रही थी। नीचे कमरे में आंचल सो रही थी। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल जाग रहे थे। मैं खुद को रोज समझाता रहा, पर दिल जैसे किसी और के बस में था। हर दिन कंगना की मंगनी की खबर, ये चाहत दिल को चुभती थी और मैं उस कांटे से छुटकारा चाहता था। किसी भी कीमत पर 2 दिन तक मैं बिल्कुल चुप रहूं। आंचल ने बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैंने बिजली थकान का बहाना बना दिया। वह समझ चुकी थी कि कुछ ठीक नहीं है, मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुलकर पूछती। एक दिन सुबह चाय कप मेरे सामने रखते हुए बोली, अगर कुछ गलती की है तो माफ कर देना। कभी कभी इंसान सिर्फ दिल से सोचता है, दिमाग चुप हो जाता है। मैंने बिना देखे कांप उठा और सिर्फ सर हिला दिया। उस शाम घर में बिजली चली गई। आंचल सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम में मोमबत्ती लेने गई। मैं ऊपर के कमरे की लाइट देखकर जान गया कि यही मौका है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जूते पहने धीरे से नीचे उतर आया। आंचल सीढ़ियों पर वापस चढ़ने लगी थी कि एक हाथ मोमबत्ती पर, दूसरा उसके पेट पर थी। मैंने दिल में कहा, अब या कभी नहीं। एक पल बस हाथ बढ़ाया, धीरे से उसको पीछे से बिना आवाज किए धक्का दिया। वापस मुड़कर ऊपर के कमरे में चला गया ताकि लोगों को लगे मैं उसके आसपास था ही नहीं। वह एक चीख के साथ नीचे गिर गई। मोमबत्ती उसके हाथ से छूट गई। सीढ़ियों पर उसके कदमों की गूंज आई। मेरे मम्मी पापा भी अंदर से भागे। क्या हुआ? माँ मुझे आवाज दे रही थी। मैं फिर भी ऊपर के कमरे से भागता हुआ नीचे आया। वह जब तक बेहोश हो चुकी थी। उसके सर में भी चोट आई थी, लेकिन उसने अपना दोनों हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था। वह अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। कुछ ही पलों बाद मम्मी की चीख सुनाई दी, पंकज, आंचल गिर गई है। मैं दौड़ा, जैसे कुछ पता ही ना हो। नीचे देखा, खून, मोमबत्ती का टुकड़ा और आंचल का बेहोश चेहरा। उसे उठाया, गोद में लिया, गाड़ी में रखा, सीधा अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे जल्दी इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। मैं अस्पताल के बाहर इंतजार करते हुए आंचल की माँ को फोन कर रहा था। मम्मी, वो गिर गई है और उसकी बहुत बुरी हालत है। भगवान से प्रार्थना करो। आंसू निकालना बड़ा मुश्किल था और मैं पहले ही कई बार आईने के सामने रोने की एक्टिंग कर चुका था। आंचल के माँ बाप जल्दी अस्पताल पहुंचे। उनके साथ कंगना भी थी। मेरी नजर उस पर पड़ी। वह सदमे में थी, कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत दुख था और वह बहुत कुछ कहना चाहती थी। क्या हुआ था? उसने मुझसे पूछा। अंधेरा था, सीढ़ियों पर गिर गई। मैं ऊपर था, पता नहीं कैसे हुआ ये सब। डॉक्टर बाहर आए, हालत नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं। सब परेशान हो गए और मैं अंदर से सिर्फ एक बात सोच रहा था, वो खत्म हो जाए और जिंदगी मेरे हक में बदल जाए। 2 घंटे के बाद डॉक्टर दोबारा आई। माँ की हालत बहुत खराब है, लेकिन बच्चा जिंदा है। हमें माँ को आईसीयू में रखना होगा अगले 24 घंटे तक। मम्मी जी, आप सब लोग मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान उसकी सेहत अच्छी कर दे। कंगना एक तरफ जाकर चुप हो गई। मैं जानबूझकर रोता रहा, बार बार सबको तसल्ली देता रहा, वह ठीक हो जाएगी, बस भगवान से प्रार्थना करो। डॉक्टर बाहर आई, आवाज देने लगी, आंचल के साथ कौन है? डॉक्टर ने बुलाया तो हम सब अंदर आ गए। आंचल के चेहरे पर इंजेक्शन मास्क था, लेकिन आंखें बंद थी। डॉक्टर ने आंचल के माँ बाप से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना करें। आंचल की माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, आंखें खोलो, कुछ बोलो। लेकिन वह तो बिल्कुल सुन थी। मैं एक तरफ खड़ा रहा, लेकिन इतना भी नहीं कि लोगों को शक हो। अंदर ही अंदर मैं खुश हो रहा था। सुकून की एक लहर दौड़ी थी। भगवान जल्दी से समय पूरा करो, आंचल को मेरे रास्ते से हटा दो। अब जैसे हर कदम मुझे कंगना के पास ले जा रहा था। कंगना ने एक बार मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी आंखें झुका ली। रात गए। आंचल को दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। सब लोग थक चुके थे। मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर सर पकड़ लिया, जैसे बहुत परेशान हूँ। पंकज, कुछ खा लो, सारा दिन से कुछ नहीं खाया। मम्मी ने कहा, दिल नहीं कर रहा। आंचल को देखकर मुझे कुछ भी सूझता नहीं। ये शब्द मैंने जज्बात के साथ बोले ताकि मेरा दिल असली लगे। सुबह जब आँख खुली तो अस्पताल के सफेद दीवारें पहले से ज्यादा चुप लग रही थी। नर्स आई, कहा, डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं।
मैंने धीरे से मम्मी को जगाया। आंचल की माँ बेंच पर सो रही थी। कंगना एक तरफ टेक लगाकर बैठी थी। हम सब डॉक्टर के कमरे की तरफ गए। डॉक्टर ने नजरें झुकाकर कहा, हमने पूरी कोशिश की मगर हम आंचल को नहीं बचा सके। कुछ पल के लिए चुप्पी छाई रही। बच्चा आंचल के माँ बाप ने ली हुई थी। कांपती हुई आवाज में पूछा, बच्चा ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद है। आंचल की माँ वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी बच्ची, मेरी आंचल। कंगना ने तेजी से आगे बढ़कर माँ को संभाला। मैं कुछ देर बिल्कुल सुन खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ा। आंचल के माँ बाप के कदमों में बैठ गया। माँ जी, मैं तो बस उसे खुश रखना चाहता था। मेरी आवाज में कपकपाहट थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी हथेलियों में मुंह छुपाकर रो रहा था। हम सब ने यही चाहा था बेटा। उन्होंने हाथ मेरे कंधे पर रखा। ये भगवान का फैसला है, मैं बार बार यही कहता रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। सब मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। कंगना चुप खड़ी थी। उसके चेहरे पर सदमे की एक अलग गहराई थी। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा। वह पलटकर पीछे हट गई। 2 घंटे बाद आंचल की लाश को घर लाया गया। अंतिम संस्कार शुरू हो चुकी थी। आंचल कमरे में थी। आंचल के मृत शरीर को सुहागन बनाया जा रहा था। उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी होनी थी। उसके गम में हर जगह अंधेरा था। कभी कोई आकर गले लगता, कभी कोई तसल्ली देता। शाम को उसका अंतिम संस्कार पूरा हुआ। लौटते समय बच्चा आंचल की माँ की गोद में था और वह रोती जा रही थी। यही मेरी बच्ची की आखिरी निशानी है। मैंने बच्चा उनसे ले लिया, धीरे से उसको चूमा और कहा, मैं वादा करता हूँ मैं उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उस पल मैं खुद को सबके सामने ऐसे दिखाया जैसे पत्नी से बेहद मोहब्बत करने वाला पति हूँ, जो अब सिर्फ बच्चे के लिए जिंदा है। आंचल के अंतिम संस्कार के बाद घर में 2-3 दिन तक चुप्पी रही। तीसरे रात को आंचल के माँ बाप ने मुझसे कहा, बेटा तुम अकेले हो, तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मम्मी जी, मैं किसी के सहारे के बगैर भी उसे पाल लूंगा। ये मेरे आंचल की आखिरी निशानी है। लेकिन बच्चा माँ का मोहताज होता है। हम चाहते हैं कोई हो जो उसका ख्याल रख सके। मैंने जल्दी कहा, आप कंगना को इस मुसीबत में न डालें। उसके अपने सपने हैं। वो मेरी पत्नी की बहन है। वो मेरे लिए हमेशा बहनों जैसी रहेगी। ये सब कुछ मैं जानबूझकर उस अंदाज में कह रहा था कि उनको मेरे ऊपर कोई शक न हो। अगले दिन कंगना चुपचाप मेरे कमरे में आई। हाथ में आंचल का एक पुराना कपड़ा था। ये उसका दुपट्टा था। आखिरी बार उसने पहना था। माँ ने कहा था तुम्हें दे दूं। मैंने वह कपड़ा हाथ में ले लिया, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं कुछ नहीं भूला, सब याद है। वो पलटने लगी तो मैंने कहा, कंगना तुम्हें कभी ये महसूस हुआ कि मैं गलत हूँ? उसने जल्दी मेरी तरफ देखा। आंखों में तेजी आई। नहीं, कभी नहीं। फिर वह तेजी से बाहर चली गई। मैं आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे मंजिल अब और ज्यादा दूर नहीं। मैंने लोगों के दिल जीत लिए थे। अब अगला कदम सिर्फ वक्त था। तीसरे दिन सुबह का वक्त था। मैं आंगन में बैठा था। गोद में आंचल का बच्चा था जो अभी इस दुनिया से बेखबर सो रहा था। मैं उसे सीने से लगाकर बार बार यही सोच रहा था कि लोग कितनी जल्दी आंसुओं पर यकीन कर लेते हैं। सिर्फ आंसू, कुछ पल और कुछ शब्द। वही इंसान जो असल मुजरिम होता है सबसे मासूम नजर आने लगता है। आंचल की माँ पास बैठी थी। उनकी नजरें बच्चे पर थी, लेकिन शब्द मेरे लिए था। पंकज, तुमने जिस हिम्मत से ये वक्त काटा है, मैं हैरान हूँ। भगवान तुम्हें इस बच्चे के लिए सही सलामत रखे। मैंने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं कुछ नहीं हूँ। असल ताकत और हिम्मत तो आंचल थी। वह होती तो आवाज रुक गई। सर झुकाकर आंखें पोंछता हुआ रो पड़ा। आंचल के माँ बाप धीरे कदमों से मेरे पास आए। हमने बहुत सोचा पंकज, इस बच्चे को माँ की बहुत जरूरत है। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने जल्दी ना में सिर हिलाया। माँ जी, प्लीज ऐसी बातें ना करें। मेरे लिए अब आंचल की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बच्चा माँ के बगैर कैसे पलेगा? तुम्हारी जवानी, तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? हम नहीं चाहते कि तुम्हारी सारी उम्र अकेले बीत जाए। मैंने अपनी नजर ऊपर नहीं उठाई और वे दोनों मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों मगर कहने से रुक रहे हों। हम चाहते हैं, अगर तुम अच्छा समझो तो। कंगना। नहीं, मैंने जल्दी कहा। आवाज में थोड़ा जोर आया। मम्मी जी, कंगना मेरी पत्नी की बहन है। वह बच्ची है। मैं उसे कैसे अपनी आंचल की जगह दे सकता हूँ? माँ जी ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। वह बच्ची नहीं रही पंकज, वह समझदार है। समस्याओं ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया है और वह इस बच्चे की मौसी भी है। उसे माँ से बढ़कर चाहेगी। आंचल के पिता ने कहा। हमने बहुत गौर किया। ये रिश्ता सबके लिए ठीक रहेगा। मैं चुप हो गया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद बोला, अगर कंगना की मर्जी हो तब भी नहीं चाहूंगा कि उसकी जिंदगी का रास्ता मेरे बच्चे के लिए बदले। वह तो आगे पढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है। वह सब बात की बात है। सिर्फ तुम्हारे और बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। मैंने अपने बच्चे को थाम कर उन दोनों की तरफ देखा।
मुझे वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उस रात मैंने एक बार फिर कंगना को चुपचाप अंधेरे में बैठे देखा। उसके हाथ में आंचल की डायरी थी, शायद कुछ पढ़ रही थी। मैं पास गया तो उसने जल्दी से वह डायरी बंद कर दी। काफी दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई, उसने कहा। क्या बात करने को बचा है? सब कुछ बदल गया है। तुम बदले नहीं, तुम सिर्फ बेनकाब हुए हो। उसका शब्द नरम था लेकिन शब्द गहरे थे। मैंने नजरें झुकाई। मम्मी पापा तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे, पता है, और तुम मना कर रहे हो क्योंकि मैं सच में नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी मेरे बच्चे के लिए कुर्बान करो। तुम चाहो या ना चाहो, मुझे परवाह नहीं। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि कब तक झूठ बोलना बंद करोगे। मैंने क्या झूठ बोला है? यही कि तुम मना कर रहे हो, तुम्हारे दिल की इच्छा कुछ और है। मैं चुप रहा। वह पलटकर चली गई और मैं सोचता रहा। अब सच और झूठ में फर्क कोई नहीं रहा। सब कुछ एक दिखावे का हिस्सा बन चुका है। अगले दिन मेरे ससुर जाते वक्त फिर वही बात दोहरा गए। हम कंगना की मर्जी भी पूछ लेंगे, मगर तुम उससे बात करो, उसके दिल की हालात समझो। मैं चाहूंगा कि इस बारे में वह खुद फैसला करे। मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता उस पर। मैंने घर वापस आकर बच्चे को गोद में लिया। दरवाजा हल्का सा खोला। कंगना अंदर आई। हाथ में दूध की बोतल थी। बच्चे के लिए लाई हो? मैंने धीरे से कहा, ये तुम्हारी बहन की आखिरी निशानी है, इसलिए उसे संभाल रही हो? मैं बौखलाकर वापस पलटी। जाते हुए एक पल को रुकी। सबके सामने जो तुम चालाकी कर रहे हो ना, वह तुम्हें कामयाबी लगती है, पर जो अंदर से जानते हैं उनके सामने खाली हो। पंकज बिल्कुल चुप रहा। वह जा चुकी थी, मगर उसकी बातें दरवाजे पर जैसे नक्श छप चुकी थी। अब 2 महीने बीत चुके थे। आंचल के जाने के बाद सब चुप हो चुके थे। शोक का रंग अभी तक दीवारों पर बाकी था, लेकिन अब बातें बदलने लगी थी। मेरे ससुर जी हर बार मिलने आते, बच्चे को गोद में उठाते और कहकर जाते, हम सोच रहे हैं तुम्हें अकेला नहीं रहने देना चाहिए। मम्मी बात घुमाकर कहती, कंगना तो वैसे भी बच्चे से बहुत प्यार करती है, तुम दोनों की समझ बूझ है। मैं हर बारी वे सब दोहराता, अभी वक्त चाहिए, लेकिन वक्त में खुद खींच रहा था कि सच्चाई ज्यादा सच्ची लगे। सबको ऐसा महसूस हो जैसे ये फैसला खुद कंगना का लगे और मैं उसे मजबूर ना करूं। फिर एक दिन ससुर जी ने कहा, हमने शादी की डेट रख दी है, अगली इतवार को। मैंने सर झुकाया, जैसा आप अच्छा समझे। दिल के अंदर जैसे कोई जीत का जश्न मना रहा था। मेरी नजरें जिन राहों पर थी, अब वह दरवाजे मेरे लिए खुलने वाले थे। बचपन की जिद, जवानी की इच्छाएं, सब एक रस्मी आइडियो से पूरी होने जा रही थी। शादी वाले दिन सब कुछ सादा सा था। घर के आंगन में कुछ मेहमान, करीबी रिश्तेदार। शादी के टाइम थे। बच्चा मेरी गोद में था। मैं साफ सुथरे कपड़ों में चुपचाप बैठा था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थी। कंगना कमरे से निकली तो सबकी निगाहें उस पर थी। उसने ना कोई दुल्हन का कपड़ा पहना था, न हाथों में मेहंदी थी, बाल यूं ही खुले थे। आंखों में एक अजीब ठहराव, ना शर्म, ना खुशी, ना अफसोस, बस एक चुप्पी, जैसे अंदर कुछ बोल रहा हो। चुप्पी से शादी हो गई और मैंने उसके साथ शादी के कुछ रस्में पूरे किए। कमरे में बैठे बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद लिए। मैंने सबके सामने सर झुकाकर हाथ जोड़ लिए। भगवान का धन्यवाद किया, मेरी जिंदगी अब सुकून में आ जाएगी। हर किसी ने कंगना की तरफ देखा, बस वह नजरें झुकाए बैठी रही। रात को रस्में भी पूरी हुई, पर वह सब रस्में थी। जतिन के परिवार वाले नहीं आए थे, वे नाराज थे, फोन पर गुस्से से दहाड़ रहे थे। कंगना ने उस शादी के लिए घर वालों को रुला दिया। कंगना ने कोई खास रुकावट नहीं डाली। मेरे मम्मी पापा ने उसे गले लगाया, बेटी अब तुम हमारे घर की बहू हो, अब तुम्हारे ऊपर ये बच्चे की जिम्मेदारी है। ये सुनकर मैं चुप रहा। मैंने बनावटी मुंह बना लिया, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा हो। वह कमरा जो पहले आंचल का था, अब कंगना का बन चुका था। वही बच्चे के साथ रहती थी। मैं अभी अलग कमरे में था। सबको यही लगे कि मैं कंगना को वक्त दे रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक रात बच्चा रो रहा था। मैं दरवाजे के पास गया। कंगना दूध की बोतल हाथ में लेकर बैठी थी। बच्चे को चुप करवा रही थी। कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दिया करो, मैंने नरमी से कहा। आपसे जो चाहिए था वह तो पहले ही ले चुकी हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका सब तीर जैसा था। आंखें नीचे थी, लेकिन शब्दों में बहुत वजन था। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप आराम करो। मैं वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन ये शब्द मेरे कानों में गूंजता रहा। अगले दिन मैंने मम्मी से कहा, मैं चाहता हूँ कि अब हमारा कमरा एक कर दिया जाए। हम दोनों ने शादी की है। मम्मी ने सर हिलाया। बात करो उससे, तुम दोनों को अब जिंदगी साथ बितानी है। शाम को जब कंगना बच्चे को सुला रही थी, मैं कमरे में दाखिल हुआ। आज हम एक साथ बैठकर थोड़ा वक्त बिता लेते हैं। वह मुस्कुराई। जरूर, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। वह ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई। मैं बिस्तर पर बैठ गया। कुछ पल बाद वह मुड़ी और बोली, आपके लिए एक गिफ्ट रखा है अलमारी में, देख लोगे तो अच्छा होगा। मैंने उठकर अलमारी का दरवाजा खोला। एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। मैंने मुस्कुराकर उसे उठाया। पहली बार तुमने मेरे लिए कुछ लाया।
पहली बार नहीं, आखिरी बार भी। मैंने डब्बा खोला, अंदर एक डायरी रखी थी। पहले पन्ने पर आंचल लिखा था। ये क्या है? वह सब आंचल ने तुम्हारे साथ रहकर झेला, वह सब जो वो कह ना सकी, वह डायरी में लिख दिया है। पढ़ लो, शायद कुछ याद आ जाए। मैंने पहला पन्ना खोला तो जैसे मेरी दुनिया ही उलट गई। आंचल की लिखावट में जानता था। पंकज, तुम कंगना को चाहते हो, मैं जानती हूँ। तुम मुझे मार देना चाहते हो, मैंने ये सब सुना है जो तुमने अपने दोस्त से कहा था। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखें बिल्कुल चोर और पथरीली हो गई। मैंने सर उठाया। कंगना अब मेरे सामने खड़ी थी। हाथ में फोन था, रिकॉर्डिंग, डायरी, वह सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ है मेरे पास। अब तुम जो सोचते थे सब मेरे काबू में है। मैं सुन चुका था, दिल दिमाग सब बंद हो चुका था। वह धीरे से बोली, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। मैंने तुमसे शादी इसलिए की तुम्हारी असलियत सबके सामने ला सकूं। और यूं मैं समझ गया कि जो शादी मुझे मंजिल लग रहा था, असल में मेरे खिलाफ एक चुप्पी सी साजिश का इंतजाम किया गया था। मैंने वह रात जैसे जीत कर हार गया था। अगले दिन मैंने माहौल को मामूली पर लाने की कोशिश की। नाश्ते की मेज पर बैठा कंगना से कहा, रात को जो कुछ हुआ मैं कुछ नहीं समझ पाया। तुम गुस्से में थी, शायद गुस्सा वह चाय की प्याली रखते हुए बोली। नहीं, मैं तो बहुत तसल्ली में थी। सब कुछ तो वैसा ही है, वह डायरी, वह रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो जिसमें तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था। मेरा हलक सूखने लगा था। मैंने कांपते होठों पर अपना जीभ फेरा। वह सच नहीं है। अगर तुम सब जानती थी तो शादी से पहले ये सब बता देती। कैसे बता देती? सारे सबूत तो तुम्हारे घर में थे। पहले ये सब बताती तो तुम चालाकी से बच जाते। मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक लाना चाहती थी, इस घर में बेड पर, इस कमरे में जहां तुमने मेरी बहन की मौत की कहानी लिखी। मैंने तुम्हारी सजा का खेल रचाया। मैंने धीरे से कहा, कंगना, ये बच्चा, तुम खुद सोचो उसका क्या होगा। ये बच्चा मेरे लिए आंचल की आखिरी निशानी है। वो मुझसे छिन जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। तुम्हारे बगैर वो बड़ा होगा, लेकिन तुम्हारे साथ ये एक कातिल के साए में जिंदा नहीं रहेगा। तुम मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने क्या कुछ नहीं किया। उसने दरवाजा खोला और रिकॉर्डिंग निकाली। ये कॉल रिकॉर्डिंग है जो तुमने अपने दोस्त से की थी, जिसमें तुमने कहा था, मेरा दिल चाहता है मैं आंचल को रास्ते से हटा दूं। रिकॉर्डिंग की आवाज चलती गई। वो मेरी ही आवाज थी। मैं वह सब दोबारा सुनकर खुद से सहम गया। ये सब तुमने कैसे रिकॉर्ड किया? तुम भूल गए थे कि तुम्हारे फोन की बैकअप सर्वर ऑफ थी, और तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुमने क्या कुछ छुपाया था। मैं चुप हो गया। कंगना ने एक और फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। ये सीसीटीवी फुटेज है पड़ोस के घर की, जिसमें तुम आंचल को धक्का देते हुए पाए गए हो। मोहल्ले वालों ने खुद लाकर जमा की थी। तुम क्या चाहती हो? मेरी आवाज टूटने लगी। मैं चाहती हूँ तुम जेल जाओ, लेकिन जाने से पहले एक काम और करो। ये डिवोर्स पेपर पर साइन करो। मैंने वह कागज देखा, हाथ कांपने लगे। मेरे डिवोर्स के बाद भी ये बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। बच्चा मेरे पास ही रहेगा। अदालत फैसला करेगी और तुम्हारे खिलाफ सबूत देखकर वे कभी तुम्हें बाप कहने का हक नहीं देंगे। मैंने कागज पर साइन नहीं किए। हाथों से पसीना बहने लगा। पुलिस को फोन कर चुकी हूँ, कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। कंगना, प्लीज एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा। मौका? तुमने आंचल को एक मौका भी नहीं दिया। वह माँ बनने वाली थी, तुमने उसकी दुनिया छीन ली। अब तुम्हें भी वही मिलेगा जो तुमने दिया। दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। कंगना ने चुपके से दरवाजा खोला। पुलिस अंदर आई। मुझसे पूछताछ की गई, हथकड़ी पहना दी गई। मेरी माँ तो वहीं बेहोश हो गई। पापा सुन खड़े रह गए। उनके इकलौते बेटे ने क्या कांड कर दिया था और उनको कानों कान खबर न हुई। और कंगना की शादी भी एक साजिश थी मुझे बेनकाब करने के लिए। उसके माँ बाप ने कंगना को उस आग में दोबारा झोंकने का फैसला किया, मुझे बेनकाब करने का। कंगना ने ये बात अपने मंगेतर को भी बताई थी। वह भी राजी हो गया था मुझे बेनकाब करने के लिए। बस मेरे माँ बाप, मैं ही अनजान थे। तुम्हें आंचल की मौत के केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद है। मैंने आखिरी बार कंगना की तरफ देखा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। वह बोली, नहीं, तुमने खुद को बर्बाद किया है। मैं तो सिर्फ हकीकत दुनिया को दिखा रही हूँ। मुझे ले जाया गया। मेरी गली में लोग खड़े दिख रहे थे जिन्होंने 2 महीना पहले मेरी तारीफ की थी। अब वही नजरें नफरत से देख रही थी। मेरे पापा ने रोते हुए पूछा, क्या हो गया बेटा? ये सब झूठ है ना? मैंने कुछ ना कहा, बस सर झुकाकर चला गया। माँ को भी एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया था, क्योंकि अब मेरे पास कोई झूठ बाकी नहीं था। अब मेरा घिनौना खेल जो सबके सामने खुल चुका था। जेल का फाटक बंद हुआ तो जैसे पूरी दुनिया मेरे पीछे चुप हो गई थी। एक वक्त था जब सब मुझे एक अच्छा पति, एक अच्छा बाप और एक अच्छा इंसान समझते थे। आज सब मेरे चेहरे से घिन कर रहे थे। मैं एक कातिल था, एक मुजरिम था, एक धोखेबाज था। पहले दिन जेल की दीवारों को बार बार घूरता रहा।
एक पुलिस वाले ने पानी का गिलास लाकर सामने रखा। पहली बार आया है लगता है, वक्त लगेगा आदत डालने में। मैंने गिलास को हाथ लगाए बगैर कहा, वक्त तो बहुत कुछ लग गया है, अब शायद देने का वक्त है। 2 दिन बाद कंगना जेल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई। वह चुप से आई, जज के सामने डिवोर्स की अपील रखी और बगैर शब्द बोले कागज पर साइन करवाए। मेरी नज़रें उस पर जमी रही, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। अदालत में मेरा मुकदमा हर तारीख पर आगे बढ़ता गया। वकील ने सफाई दी। उसने कहा मैंने उसे मारा नहीं, ये एक हादसा था। अदालत ने वह वीडियो चलाई और रिकॉर्डिंग सुनाई और डायरी पढ़कर सुनाई, जिसमें आंचल ने अपनी मौत का खुद अपने मुंह से बयां किया था। जज ने फैसला सुनाया, पंकज को उम्र कैद की सजा दी जाती है। मैं चुप रहा, मुझे किसी फैसले की जरूरत नहीं थी। असल सजा तो मेरे अंदर बैठा जमीर दे रहा था, जो हर पल आंचल की चीख सुनता, उसके बेबस आंखें याद करता। जेल के कमरे में दिन रात बीत रहा था, बस वक्त गुजर रहा, जैसे कोई घड़ी बार बार उल्टी चल रही हो। खाने का स्वाद बिल्कुल मिट्टी जैसा था, नींद जैसे कर से मिल रही हो। रात को अक्सर नींद के बीच चौंक कर उठ जाता, पसीने में भीगना, सामने आंचल का चेहरा घूमना, ये सब मुझे पागल बना रहा था। उसका खून में लथपथ शरीर, आंखों में सवाल। पंकज, मैंने तुमसे सिर्फ मोहब्बत की थी। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता, हाथों से सर पकड़ लेता, दिल ही दिल में चीखता, काश तुम मुझे छोड़कर ना जाती, तुम जिंदा रहती। एक दिन कंगना फिर जेल में आई। इस बार बच्चे के साथ आई थी। बच्चा बड़ा हो रहा था, आंचल की आंखें लेकर आया था। ये तुमसे आखिरी बार मिलने आया है, फिर कभी नहीं आएगा। मैंने धीरे से बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, वो पीछे हट गया। वह तुम्हें नहीं जानता और जानने की जरूरत भी नहीं। तुमने जो चेहरा दिखाया उसके लिए काफी है। कंगना, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकोगी? नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, नहीं तो आंचल का खून माफ हो जाएगा। वह जो हर रात सपने में आकर मुझसे सवाल करती है, उसका जवाब कैसे दूंगी? मुझे कंगना की बात सुनकर ऐसा लगा अब मौत ही मेरा छुटकारा है। नहीं पंकज, तुम्हें इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिल सकती, तुम्हें तड़पना है, यही सजा तुम्हारी है। वह चली गई। बच्चा उसकी उंगली पकड़े हुए पीछे मुड़े बगैर चला गया। मैं उसे और बच्चे को जाता हुआ देखता रहा। वह मंजर मुझे आज तक याद है, शायद मरते दम तक याद रहेगा। ऐसे ही दिन और फिर महीने, अब सालों बीत गए, केस अभी तक चल रहा है और शायद उम्र तक चलती रहेगी। मुझे उम्र कैद हुई थी। मेरी माँ मुझसे जेल में कभी मिलने नहीं आई। पापा कभी कभार आते थे। उन्होंने बताया कंगना और जतिन ने शादी कर ली है और कंगना, तुम्हारा बच्चा और जतिन सब विदेश चले गए हैं और कंगना के माता पिता भी उनके साथ ही हैं। मेरे माँ बाप बिल्कुल अकेले, जो हर रोज तड़पते थे। इधर जेल में मैं तड़पता था। मेरे बुरे कर्मों की सजा मेरे माँ बाप भी भुगत रहे थे। मेरे माँ बाप ने तो आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा था। उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश की थी। मेरे अंदर जो शैतान था, भला उसे कैसे निपटते? मेरे चेहरे की लकीरें गहरी हो चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे। कुछ कैदी मुझसे पूछते, तुम्हारी सजा क्या है? मैं जवाब देता, सजा बस मोहब्बत है। जिससे मोहब्बत की उसी को मार डाला, वही मेरी सजा बन गई। कभी कभी मैं खुद से बात करता, अगर मैं वापस जाऊंगा तो क्या करूंगा? जवाब खुद देता, शायद कुछ ना बदलता, क्योंकि अंदर की गंदगी तो वही रहती। अक्सर मौत के लिए प्रार्थना करता, भगवान से रो रो कर मुझे इस धरती से उठा ले। मैं अब कुछ नहीं चाहता, लेकिन मौत भी शायद मुझसे नफरत करती थी। एक रात बुखार चढ़ गया, नर्स ने आकर दवाई दी। मैंने आंखें बंद की, नींद आई तो आंचल सपने में आई। बाल बिखरे, चेहरे पर सुकून, आंखों में वही सवाल, अब पछता रहे हो? मैंने कहा, हर पल। तो बस जीते रहो पंकज, क्योंकि मौत बहुत मेहरबान है, तुम उसी लायक हो। आंख खुली तो फिर वही दीवार, वही सलाखें, वही तन्हाई। मैं समझ गया मेरी सजा मौत नहीं जिंदगी है, और ये जिंदगी अब लंबी होगी, खत्म नहीं होगी। जो आदमी लालची हो, खुदगर्ज हो, उसको भगवान भी ऊपर नहीं बुलाता, उसे धरती पर ही रखकर उसकी कर्मों की सजा देता है। आखिरकार तन्हाई, शर्मिंदगी, पछतावे की सजा। पता है सच और इंसाफ कभी न कभी सामने आते हैं, चाहे वो पर्दा कितना भी गहरा क्यों ना हो। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।